हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो लेंगे बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी क्या है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस लेवल पर इसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बायोलॉजी में यूज किए जाने वाले जितनी टेक्निक्स हैं उनको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रख सकते हैं। और एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार हम इसको डिफाइन करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग इन ऑर्डर टू अचीव technological application of the capacity of microorganisms and cultured tissue cells। यूरोपियन फेडरेशन के अनुसार हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड साइंस है जिसमें माइक्रोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री सबका इन्वॉल्वमेंट होता है और ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज की जाती है। माइक्रोब्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। The application of biological organism system or process constituted biochemistry। माइक्रोब्स द्वारा बनाए गए एंजाइम तथा फर्मेंटेशन प्रोसेस को भी हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से ही लोग दूध से दही बनाना जानते थे और फर्मेंटेशन का प्रोसेस करना जानते थे। तो ये सब बहुत आदिकाल से ही लोग करते चले आ रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के ही एग्जाम्पल हैं ना। इसके अतिरिक्त दूध से दही व पनीर बनाना, सीरे से सिरका बनाना, फंजाई से एंटीबायोटिक्स प्राप्त करना सभी बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। मगर ये सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ये सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। रिसेंटली जो बायोटेक्नोलॉजी का जो जन्म हुआ है जिसके अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी का विकास किया गया। मतलब एक आरडीटी प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एक जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है। तो एक जो एडवांस मेथड है बायोटेक्नोलॉजी का, हमको जीन लेवल पर उसमें कुछ चेंजेस लाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल में एक जेनेटिक लेवल पर जो चेंजेस लाने हैं वो भी इसके आरडीटी के अंतर्गत है। एक प्रकार से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं। ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी का विकास किया गया है। भारत में 1982 में मैसूर में हुई इंडियन साइंस कांग्रेस की 69 बैठक में जीन बायोटेक्नोलॉजी के महत्व पर काफ़ी जोर दिया गया, जिसके फलस्वरूप पार्लियामेंट की साइंस एडवाइजरी कमेटी की सहमति के आधार पर भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की। बाद में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को अलग से बनाकर उसे देश के बायोटेक्नोलॉजी के विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि जिन क्षेत्रों में कार्यरत बायोटेक्नोलॉजी की लिस्ट तैयार की जाए, और वो जो बायोटेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में, इन जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो कार्य हो रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फोटोसिंथेसिस है, टिश्यू कल्चर है, एंजाइम इंजीनियरिंग है, एल्कोहल फर्मेंटेशन है, इम्यूनोटेक्नोलॉजी। मतलब इन फील्ड में जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। और फिर संयुक्त राष्ट्र परिषद के जो विकासशील देशों के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। इस सेंटर के दो ब्रांचेस, जिनमें से एक भारत न्यू दिल्ली में है तो दूसरी इटली में ट्रिस्टी में है। ICGEV के केंद्र ने भारत में 1987 में से 1988 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और तभी से इस संस्था में महत्वपूर्ण रिसर्च वर्क लगभग किया जा रहा है। भारत
कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तभी से इस संस्था में महत्वपूर्ण रिसर्च वर्क लगातार किया जा रहा है। भारत में अन्य अनेक स्थानों पर बायोटेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक IARI से कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा दूसरा NMRI नेशनल मिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल MP, तीसरा IVRI इज्जत नगर बरेली में है इंटरनेशनल वेटेनरी। इनमें से न्यू दिल्ली में स्थित सेंटर का नाम अब नेशनल कल्चर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च यानी कि NCPBR कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हुआ कि डेफिनेशन। अब यदि हम बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर के अंतर्गत एक पहला टॉपिक पढ़ना चाहें, वो है हैप्लॉइड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड प्रोडक्शन। हैप्लॉइड प्रोडक्शन एक्चुअल में क्या है? हैप्लॉइड प्रोडक्शन, हैप्लॉइड्स आर डिफाइंड एज स्पोरोफाइट विद गैमेटोफिटिक क्रोमोसोम नंबर and have been produced in a variety of plant species using a variety of method। यानी कि जो हैप्लॉइड्स का प्रोडक्शन क्या है, एक प्रकार जो स्पोरोफिटिक क्रोमोसोम नंबर को गैमेटोफिटिक क्रोमोसोम नंबर से रिप्लेस करना। हैप्लॉइड्स आर द डिफाइंड एज द स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक क्रोमोसोम नंबर and have been produced in a variety of plant species using a variety of method। यद्यपि हैप्लॉइड्स का सिग्निफिकेंस जेनेटिक्स तथा प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत लंबे समय से रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन आजकल डिफरेंट कंट्रीज में हैप्लॉइड्स का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यद्यपि हैप्लॉइड्स का जो निर्माण है वो डिलेड फॉर्मेशन, इरेडिएशन ऑफ पॉलिन्स, टेम्परेचर शॉक, कोल्सिन ट्रीटमेंट, हाइब्रिडाइजेशन इत्यादि से प्रोड्यूस किया जा सकता है। कोल्सिन ट्रीटमेंट क्या है? एक्चुअल में जो कोल्सिन एक केमिकल होता है जिससे क्रोमोसोम नंबर को डबल किया जा सकता है। इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता और सेल डिवाइड हो जाती है, उसके अंदर कोई सेल प्लेट का निर्माण नहीं होता और क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है। परंतु बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूज किए जाने वाले जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड हैं वो निम्न हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे एंथर कल्चर। एंथर कल्चर, ऑर्गन कल्चर कह सकते हैं, एंथर कल्चर कह सकते हैं। एंथर इज एन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो क्रोमोसोम नंबर में डिप्लॉयड होते हैं तथा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। एंथर कल्चर की सक्सेस के लिए निम्न स्टेप्स ली जाती हैं। पहला, कुछ केसेस में फ्लोरल बड को डिसेक्ट करने से पहले लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर में रखते हैं, यानी कि उसको स्टरलाइज किया जाता है, इस तरीके से स्टरलाइज किया जा सकता है, या केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा भी स्टरलाइज कर सकते हैं। जब एंथर को रिमूव करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि एंथर में कोई क्षति ना हो, कोई इंजरी ना हो। यदि इंजरी होगी तो उसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगा। एंथर को जनरली सॉलिड अगार मीडियम पर ग्रो करते हैं, जहां यह डायरेक्टली एम्ब्रॉयड्स बना लेते हैं। यह एम्ब्रॉयड्स हैप्लॉइड प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें कोल्सिन ट्रीटमेंट द्वारा होमोजाइगस प्लांट में कन्वर्ट कर लिया जाता है।
तो ये स्टेप्स इसके अंतर्गत आती हैं। पहले फ्लोर को डिसाइड किया, उसे लेमिनार एयर फ्लो में ले गए, उसको यानी कि स्टरलाइज किया केमिकल तरीके से या लेमिनार एयर फ्लो के तरीके से, और एंथर को रिमूव किया। और रिमूव करते समय उसको उतनी सावधानी से रिमूव करते हैं कि कोई भी इंजरी उसमें ना हो। और उसके बाद उसको एक सॉलिड मीडियम पर उसको उगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसका नकुलेशन कर लेते हैं। सारा कुछ ये एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है, और फिर उससे डायरेक्टली एम्ब्रॉयड्स बन जाते हैं। उससे जो एम्ब्रॉयड्स बनते हैं उनका वो क्या हो जाते हैं, ये जो एम्ब्रॉयड्स हैं हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनका कहते हैं इन्वेस्टिगेशन किया कि हैप्लॉइड्स हैं, फिर इनको कोल्सिन ट्रीटमेंट दिया, कोल्सिन ट्रीटमेंट इनको डिप्लॉयड किया, डिप्लॉयड करके इसको फील्ड ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है मार्केट में। उसको कहते हैं उगाने के लिए, मतलब मार्केट में फील्ड, वो उसके बाद वो चीज़ मार्केट में आने लगती है। फील्ड में उसको फील्ड ट्रायल होता है पूरा, उस टाइम तक फील्ड में उसको उगा के ट्राई किया जाता है। इस प्रकार हैप्लॉइड का प्रोडक्शन किया जाता है। हम एंथर से भी कर सकते हैं, पॉलिन ग्रेन्स से भी कर सकते हैं। एंथर और पॉलिन ग्रेन्स का कल्चर हो सकता है, ओवरी कल्चर कर सकते हैं। तो इनमें सभी वही, जैसे एक जनरल किसी का कल्चर, किसी माइक्रोब का कल्चर करते हो, किसी ऑर्गन कल्चर करते हो तो सावधानी रखी जाती है, वही सावधानी इसमें रख ली जाती है। उसी सावधानी को रखते हुए हम एंथर को कल्चर कर सकते हैं, जो टिश्यू कल्चर का, और टिश्यू कल्चर में भी हैप्लॉइड प्रोडक्शन का एक पार्ट है।